हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अभी मैं आपको थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी सॉल्व करने रहते हैं। ओके, चलिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं जरा आपका माइक ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको जो डाउट पूछना है आप बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकें। ठीक है, ठीक है। सो द एनी वेक्टर ई वे, तो एनी वेक्टर ए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू है आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे वेक्टर जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। अब आपको सेम पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, इस तरह क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ये कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप।
ना। अब सबसे पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं जरा। आपको याद है ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में? तो अगर मैं लिखता हूं आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आई डॉट ए कैप माइनस आई कैप डॉट ए वैक्टर डॉट आई कैप। अब देखो आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी साफ साफ 1, ए वैक्टर माइनस। अब ये क्या बनेगा? अब ए वेक्टर क्या है आपका, ये है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। अब इसमें आई कैप का जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आई कैप इंटू जे कैप और आई कैप इंटू के कैप विल बी 0। बता देता हूं कैसे। ये आ जाएगा ए वन, ठीक है, ए वन आई कैप। इससे सॉल्व होके क्या आ जाएगा, सिंपल ए वन, और आई कैप आपका है ये। सिमिलरली अब जैसे जैसे अगर आप जे कैप सॉल्व करोगे, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, तो यहां पे पता है क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 1 इंटू ए वैक्टर माइनस ए टू जे कैप। क्यों? इस बार जब जे कैप इंटू ए करोगे तो जे कैप से ए टू वाला 1 आ जाएगा, मतलब जे कैप इंटू जे कैप, बाकी दोनों 0 बन जाएंगे। उसी तरह ए कैप क्रॉस ए वैक्टर क्रॉस के कैप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए वैक्टर माइनस ए थ्री के कैप। और जब आप तीनों को सॉल्व करोगे, तीनों को ऐड करोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, जब आप तीन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि इन तीनों का एडिशन ही पूछा गया है आपसे। तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर माइनस ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, 3 ए वैक्टर माइनस 1 टाइम ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू 2 ए वैक्टर। क्लैरिटी है यहां तक? बताइए बताइए, प्लीज बताइए मुझे कि यहां तक आपको क्लैरिटी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताओ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the vector are coplanar. Now the solution is a vector, b vector, c vector is equal to 0. Two minus one, one. 1, 2, minus 3. 3, P, 5.
इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो एक्चुअल में ये हिंट के नाम पे पूरा सॉल्व करा दिया मैंने। प्लीज यहां पे बात कीजिए। हाँ, ये क्लास डेली इसी टाइम पर चलेगी। मॉर्निंग वाली जो टाइम स्लॉट है वो आईआईटी जम 2026 वाले बच्चों के लिए है, तो इसलिए क्योंकि उनका भी वन वेरिएबल रियल एनालिसिस चल रहा है इसलिए। खैर मुझे बताइए यहां तक इसको सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। प्लीज पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। प्लीज पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। प्लीज इसको पी की वैल्यू मुझे बताइए। पी की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या होगी पी की वैल्यू। सुमित, पूनम, नम्रता, पूजा, उर्मिला, सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन थोड़ा सा लंबा लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा चलने देते हैं इसको आज। बताइए। वेरी गुड उर्मिला, पी की वैल्यू आएगी -4। अब एक क्वेश्चन और दें आपको करने के लिए। पी की वैल्यू -4, दिस इज द आंसर। कितना इजी आंसर था ये। कोप्लेनर का मतलब है कि इनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखी है तो अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ही है। देखो ध्यान से। इफ ए वेक्टर इज, अगला क्वेश्चन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बट आपको सॉल्व करना ही है। बी वेक्टर है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सी वेक्टर है आई कैप अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। आर एल डी वैक्टर्स। अब एल डी वैक्टर्स का आपको पता ही है मतलब क्या होता है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के, अब देखो एलडी का मतलब ये हो गया कि ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 और वो आप उससे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आएंगी। और दूसरा आपको रिलेशन दिया ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब √1² प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 या फिर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो मैं चाहता हूं आपको दिए जाएंगे इसके लिए 5 मिनट, आप इसको सॉल्व करें और क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करो। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लगानी है। नाउ दिस इज योर टास्क और ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व कीजिए। आप लोगों की क्लास की टाइमिंग्स बढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। इस क्लास की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी। उसका रीजन ये है कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम जितना मुझे देना चाहिए तुम दे नहीं पा रहा हूं और मुझे आप लोगों से एलपीपी और कॉम्प्लेक्स क्लास की टाइमिंग भी जाननी है ताकि उस हिसाब से मैं आपको बता सकूं कि आपकी एक दिन में 2 वेक्टर कैलकुलस की क्लास किस तरीके से लगा सकते हैं, किस टाइमिंग पे। तो जब तक सॉल्व कर रहे हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं। सॉल्व कीजिए, दिए जाते हैं आपको उसके लिए 5 मिनट।
इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। बीटा की वैल्यू कितनी आई और उसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ये बताओ मुझे। कितनी कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं? बताइए। तो सबसे पहले तो आपने बीटा की वैल्यू निकाली। बीटा की वैल्यू तो +1 आ गई होगी जब आपने सॉल्व किया होगा इसको। 1 1 1, फिर 4 3 4, देन 1 अल्फा और बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया होगा तो आएगा 1 टाइम ऑफ 3 बीटा माइनस के 4 अल्फा माइनस के 1, तो 4 बीटा माइनस के 4 प्लस के 1, 4 अल्फा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई साहब। इसके बाद 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करो। अब इसको माइनस बीटा और इससे, दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी? बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा रिलेशन क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू √3। ठीक है भाई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी √3 है, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे और ये 1 है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो बीटा की वैल्यू तो आएगी 1 और अल्फा की वैल्यू आएगी +-1। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सी वेक्टर क्या होगा, तो सी वेक्टर कैन बी रिटन एज, कहा है सी वेक्टर? तेरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आप इसको लिख सकते हो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मतलब आप अल्फा की वैल्यू +1 -1 कुछ भी उठाओगे, आपको आंसर मिलेगा। कितने लोगों को यहां तक क्लैरिटी है बताइए? तो एल आपका सी वेक्टर की दो पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो ये या फिर ये, मतलब बोथ आर करेक्ट। वैसे तो आंसर सिर्फ इतना ही था कि बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू +-1। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी को भी? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर, p vector, c vector are non-coplanar unit vector such that is equal to b vector plus c vector by √2, then angle between a vector and b vector and a vector and c vector कितना होगा? So now this is the question. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो गिवन रिलेशन है ना, इसको चेक करके देखो आप। ई वेक्टर क्रॉस सॉल्यूशन, प्लीज सॉल्व कीजिए। ये हिंट है जो मैंने लिखा है ना, ये हिंट है। सॉल्व कीजिए इसको और मुझे बताइए व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर। आराम से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान है। आपको ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ओपन करना बताया है। आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट में आप कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद सॉल्व करूंगा फिर, ठीक है। आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही तो होकर है तो एंगल 90, कहाँ लिखा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, बताओ मुझे कहाँ लिख रही है ये चीज। ये सिर्फ इतना दे रखा है ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर है। एंगल के बारे में कहीं बात नहीं हो रही, एंगल 90 कितना है। एंगल तो आपको फाइंड आउट करना है बाय द गिवन रिलेशन कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय रूट 2। फाइंड द एंगल बिटवीन। देखो एंगल बिटवीन कैसे फाइंड आउट करते थे, याद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके। क्रॉस प्रोडक्ट में तो यही होता है। आप एक बार करके तो देखिए उर्मिला जी, आप एक बार करके तो देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट में 90 डिग्री एंगल होता है तब जीरो जाता है ना। यहाँ एंगल आपको फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में कोई इनिशियल एंगल नहीं दिया है। साफ साफ बोला ये तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो पे तो नहीं जाएगा। और वैसे भी नॉन कोप्लेनर में क्या होता है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट जीरो पे जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन कोप्लेनर से। चलिए तो बताइए मुझे व्हाट विल बी द आंसर। देखो इसकी हिंट देता हूं मैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि आपको ये पता है कि इसको कैसे ओपन करना है क्या नहीं। तो ये बनेगा ए डॉट सी और यहां पे आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहां पे आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये है बी वेक्टर बाय, तो यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने एक छोटी सी, प्लस आएगा प्लस। तो देखो ये आएगा बी वेक्टर बाई रूट 2 प्लस सी वेक्टर बाई रूट 2। अब मुझे अच्छे से पता है डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर क्वांटिटी निकलती है और ये भी स्केलर है। तो बी वेक्टर के साथ स्केलर कौन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2। और देखो यहाँ पे एक, और ये दूसरी तरफ क्या निकल रहा है, माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है भाई साहब। अब ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो तीनों के तीनों, तो ए हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अब जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ए डॉट सी वेक्टर पता है क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड डॉट सी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, याद रहे, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। इस माइनस से बोला भाई तुम दूसरी तरफ चले जाओ, तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। यानी कि ए और सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताओ, π/4। और यहाँ पे जो ए और बी के बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा? π/2 प्लस π/4, क्योंकि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है π/4 प्लस π/2 यानी कि 3π/4। तो ये एंगल है, दिस इज योर आंसर। अब प्लीज मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको क्लैरिटी है? किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बताइए। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैटर करेंगे, ठीक है ना? अब आप पूछ रहे थे मेरे से कि वेक्टर कैलकुलस की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो एक एमजे स्ट्रॉस करके है, आप वो बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एक और बुक है, शायद उसको बुक मेरे पास पड़ी हुई है, लेट मी चेक। वेक्टर कैलकुलस की एक बुक है जो मेरे पास पड़ी हुई है, और मैं तो कहूंगा कि आप उस बुक को ही फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी इतने खतरनाक क्वेश्चन आएंगे नहीं इसके वेक्टर कैलकुलस के। देखो ये है, शॉम सीरीज की बुक है। शॉम सीरीज की जो बुक्स होती हैं वो अक्सर अपने क्वेश्चंस के लिए फेमस होती हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए होते हैं, बहुत ज्यादा बल्क में। तो हाँ, आप इसमें से कर सकते हो। बाकी आपको इस बुक की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे? बुक है मेरे पास, उसके एडोब स्कैम स्कैनर के थ्रू मैं इसके क्वेश्चंस आपको स्कैन कर करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप उन्हें वहां से सॉल्व कर सकते हैं, आपको इससे मदद भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद मैं सीधा स्केलर फील्ड, मतलब इस पे डेरिवेटिव्स एंड वेक्टर फंक्शन पे आ जाऊंगा सीधा। ठीक है, अभी स्केलर फील्ड नहीं, पहले स्केलर फंक्शन वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, let a vector is equal to 2i cap plus j cap minus के 2k cap and b vector is equal to i cap plus j cap। ठीक है भाई, and if c vector is a vector such that a vector dot c vector is equal to c vector का मैग्नीट्यूड is equal to c vector minus a vector is equal to 2√2। ठीक है, and angle between and angle between a vector क्रॉस b vector and c vector, मतलब a क्रॉस b एंड c के बीच का एंगल इज 30 डिग्री, देन the value of a vector क्रॉस b vector क्रॉस c vector। अब ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको देखो, इज इक्वल टू
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या सबसे पहले पता होना चाहिए आपको? देखो, पहला इसके ऑप्शंस हैं, ए बी में है 3/2, सी में है 2 एंड डी में है 3। देखो, सबसे पहली चीज आप यहां पे क्या करेंगे, आपको ए और बी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है? तो ए और बी गिवन है, तो पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू को निकाल लो, ए क्रॉस बी आएगा क्या। तो नाउ द सॉल्यूशन इज, भाई ए क्रॉस बी तो निकालना आता है ना आप लोगों पे, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और ए वेक्टर को रखो तो यहाँ पे 2 1 माइनस के 2, बी वेक्टर क्या आ जाएगा 1 1 0। सॉल्व करो, आई कैप विल बी कितना 0 माइनस के 2, एक मिनट रुको जरा, माइनस के जे कैप इज 2 माइनस प्लस के 2 प्लस के कैप, के कैप क्या आ जाएगा, दो में से एक गए एक, ओके। एक बार जरा चेक करो, कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में? नहीं, ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 2 आई कैप, जे कैप का क्या है, 2 का 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 जे कैप प्लस के कैप। बताओ भाई साहब, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो सबसे पहले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मुझे पता है आपका दिमाग में आएगा सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई एकदम से, अभी बताएंगे। 3 है भाई, मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, 4 4 8 9 3 आ जाएगा, कोई प्लस माइनस 3 लिखने की गलती मत करना। मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जरा, इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। अब जो दोनों तरफ का, अब जो पहले देखो जरा समझ लेते हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये क्या बनेगा भाई, देखो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट साइन थीटा। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब ए क्रॉस बी का क्या आएगा भाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू तो मुझे दिख गई, यहाँ पे 3 आई है। सी का, अब देखो मुझे ढूंढना है सी का वो क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एंगल कितना तो दोनों के बीच में, ए क्रॉस बी और सी के बीच में 30। भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मेरे को? कोई तो बोलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। अबे कोई तो कुछ बोलो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 1/√, 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। यानी कि आपका आंसर आ रहा है 3/2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर को जानना है, तो आपको सी का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। कितने बच्चों के दिमाग में आया? तो यानी कि हमारी सारी की सारी मेहनत होगी सी के मैग्नीट्यूड तक पहुंचने में। चलो सी के मैग्नीट्यूड का पता लगाते हैं। तो जब मैं इसको लिख रहा हूं प्रॉपरली, तो ए सी और ए को, तो अब यहां से दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं जरा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, देन व्हाट विल आई गेट, सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर minus 2 times of c vector dot a vector is equal to 8। c वेक्टर का होल स्क्वायर
प्लस 9 2 टाइम्स ऑफ सी वैक्टर इज इक्वल टू 8। अब कोई सोचे सर ए डॉट सी, भाई साहब गिवन इंफॉर्मेशन है ना, सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। देखो ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ये आ गया। अब सी वेक्टर के, भाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव नंबर है, इसे एक्स मान लो, इसे सिंपल एक्स मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 2x इज इक्वल टू 8। 8 को इधर लेके आऊंगा तो 1 रह जाएगा सिर्फ। दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू 1 आ रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ c चाहिए था, रख दो वैल्यू 1। आंसर इज 3/2। खत्म। तो होता क्या, आपको जो वैल्यू जो गिवन है ना, पहले उससे पता कर लो कि आपको जरूरत किसकी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की। और आप यकीन मानो गिवन इन्फॉर्मेशन में ही सब कुछ छुपा होता है। कितने लोगों को क्लैरिटी प्लीज मुझे बताइए। तो हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन तो ये हुई है इस बॉक्स में। इस बॉक्स के थ्रू मुझे ये पता लग गया था कि मुझे चाहिए एक तो ये इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा सी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मुझे डायरेक्ट मिल गया भाई, ये 3। फिर सी का मैग्नीट्यूड ढूंढने में मैंने टाइम लगाया। तो ये थी मेन अप्रोच। मुझे बताइए क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आप चाहो तो एक बार में कैलकुलेशन में चूक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मत चूको। क्यों? हो सकता है कि एग्जाम में नंबर थोड़े कम आ जाए, थोड़े कम अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुए तो कॉलेज में पहुंचने के बाद भी सफर करो। सीरियसली बता रहा हूं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाए। तो इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत सुधारी जा सकती है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत बहुत मेहनत लगती है सुधारने में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट में कभी मत चूको। प्लीज मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है ना? अब यहां से आगे बढ़ेंगे स्केलर फंक्शन। अब देखो वैसे स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड में आना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट फील्ड से जाने से पहले पहले जरा स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन और उनकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर फंक्शंस, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फिर तो अब पढ़ते हैं जरा स्केलर फंक्शन। फिर क्लास का टाइम 7 बजे ही रखिए। क्लास का टाइम 7 बजे पॉसिबल नहीं है अमृता। सुबह 7 बजे क्लास का टाइम पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आईआईटी जैम 2026 का जो बैच है, ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं उन लोगों को कोर्स खत्म करवाऊंगा 4 महीने के अंदर अंदर, 4.5 महीने के अंदर अंदर, ताकि वो पूरा साल अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या है ना, अभी आप लोगों को मेरी प्रायोरिटी, तो इसलिए आप लोगों की क्लास एक दिन में 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मॉर्निंग टाइम क्या है ना, उन वो बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, वो बच्चे अपने अपने कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। सेकेंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनमें काफी कुछ थर्ड ईयर कर रहे हैं अभी, तो ऐसा इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है अभी कि ठीक है बच्चे हैं वो भी। नेक्स्ट आते हैं स्केलर फंक्शन। बाय द वे आईआईटी जैम 2026 के बैच में पता है अभी ओडी खत्म हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दी। अभी उनका 1 वेरिएबल चल रहा है, मुश्किल से मुश्किल है, इतनी 2 वीक और लगेगा, उनका 1 वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद पूरे साल में एक बैच होना चाहिए सिर्फ परफेक्शन के लिए। 2 बैचेस थोड़ी दिक्कत करते हैं। खैर, स्केलर फंक्शन कि लेट डोमेन contained inside R, then a rule denoted by F, which associate
to each scalar t belongs to D, there exists a unique number scalar f of t is called a scalar function of a scalar variable t. ठीक है, इसमें क्या फंक्शन ऐसा होगा कि 3t² प्लस 4t प्लस 5 इस तरीके से पॉलिनोमियल जैसा कुछ भी हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर आते हैं वेक्टर फंक्शन पे। वेक्टर फंक्शन में क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप फंक्शन 3 हिस्सों में प्रॉपरली डिवाइडेड होता है, बस इतना ही अंतर होता है। लेट D contained inside R, then पूरा लिखता हूं, वरना फिर बाद में मेरे को रिग्रेट रहेगा मैंने लिखा है नहीं, थोड़े से आलस की वजह से। डोनेटेड बाय एफ वेक्टर। अब देखो यहां पे एफ के ऊपर एक तीर लगा दिया, एफ वेक्टर which associate to each scalar t belongs to D, there exists a unique vector denoted by f of t vector is called vector function of a scalar variable t। अब देखो वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन में अंतर क्या है। वेक्टर फंक्शन लिखा जाता है ऐसे, एफ वेक्टर ऑफ टी इज इक्वल टू f1 ऑफ टी आई कैप प्लस f2 ऑफ टी जे कैप प्लस f3 ऑफ टी के कैप। असल में जो f1 टी है ये एक स्केलर फंक्शन है, f2 टी है ये एक स्केलर फंक्शन है, f3 ये स्केलर फंक्शन है। जब ये स्केलर फंक्शंस को आई कैप, जे कैप, के कैप मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देकर जब ऐड ऑन किया जाता है तो ये वेक्टर फंक्शन बन जाते हैं। कोई खास अंतर नहीं है। स्केलर फंक्शन अगर मान लो कोई कहे सिर्फ और सिर्फ ये कैसा है, ये एक स्केलर फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है। ये कैसा है, बिना जे कैप के, बिना डायरेक्शन लेस, ये भी एक स्केलर फंक्शन है, ये भी एक स्केलर फंक्शन है। इन तीनों की तीनों स्केलर फंक्शंस को डायरेक्शन देके ऐड ऑन कर दिया तो ये बन गया आपका वेक्टर फंक्शन। बताइए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आप लोगों को हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहां से आगे, अब देखो फंक्शन की बात हो रही है तो अब यहां से आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे जो मेन डेरिवेटिव जो होता है, अब देखो कोई बच्चा कहे सर स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव ना पढ़ा के आप सीधा वेक्टर फंक्शन के डेरिवेटिव पे क्यों आ रहे हैं। देखो स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ टी, एक्स की जगह टी रख दो। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करना तो हम बचपन से सीख रहे हैं। यहां हम देखेंगे वेक्टर अगर हाथ लगता है हमारे, वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये है जो मेन चीजें अभी हमें समझनी है। और डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी एक्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे टी में चल रहा है सब कुछ,
तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर रेट ऑफ चेंज इन टी, ऐसा, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा होता है अगर टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, और कायदे से ये अभी वार्म अप, इसलिए देखो वार्म अप तो नहीं कहूंगा मैं इसको, ये बेसिक चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर फॉर अ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी सारी चीजें अभी सीखना जरूरी है। क्योंकि लास्ट में क्या है ना, अभी थोड़ी देर बाद जैसे हम डाइवर्जेंस और कर्व पे जाएंगे ना, तो इन सभी चीजों का एकदम से इस्तेमाल होगा। और जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है ना, वो अपने आप को ऐसा थोड़ा फंसा हुआ पाएंगे, ठीक है ना। काश हमारे लिए भी गए। नहीं सुमित, आप टारगेट बैच में लेट आए थे। आपको पता है जो बच्चे पहले वाले बैच, मैं बताता हूँ, देखो जो बच्चे पहले वाले बैच में आए थे ना, उन बच्चों का सब कुछ प्रॉपरली हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक बैच ही जब स्टार्टिंग से लिया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट होता है। तो इसलिए मैं IIT जेम का जो बैच ले रहा हूँ उसमें पढ़ा है मैंने, ओडी पढ़ा है, और प्रॉपरली मतलब लिमिटेड बच्चे हैं। अभी भी उसमें सीट्स खाली हैं अराउंड, अभी भी उसमें अराउंड 25-30 सीट्स खाली हैं। तो अभी भी, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैच होना चाहिए स्टार्टिंग से, और वो उसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना, रेदर देन 2, 3, 4, 5 बैच। तो अब देखो, रिंग थ्योरी के सारे लेक्चर्स देखने हैं क्या CCT के लिए? बिल्कुल पूनम, रिंग थ्योरी के सारे लेक्चर देख के जाओ। रीजन, क्योंकि आप IIT जेम का एग्जाम दे के आए हो पूनम, ठीक है। आपको मान लो आइजर से बुलावा आ जाता है, फिर आइजर से बुलावा आ जाएगा अगर आपको, तो उस मोमेंट पे अगर आप जाओगे इंटरव्यू पैनल में, तो वो पूछेंगे किस किस में अच्छे हो। तो सबसे सेफ आंसर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर और रियल। तो रियल में तो थोड़ा कम जाओ, एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर का बोलो हमेशा। और जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के अगर आप इंटरव्यू दे के आओगे तो हो जाएगा आपका आराम से। आइजर भोपाल में बच्चे गए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है ना। ठीक है, और मिला मैं उनको अभी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और एक और बात याद रखना, सब पढ़ाया गया है आपको, हर एक चीज पढ़ाई गई है, हर एक चीज बताई गई है। डिपेंड ये करता है कि एग्जाम में उसका कौन कितना इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं टीचर के लिए, तो डिपेंड स्टूडेंट्स पे करता है एग्जाम में आप क्या करके आ रहे हो। जितना फोकस यहाँ रहोगे उतना भले, उतना ही भला रहेगा आपका, उतना ही भला होगा आपका, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ, नेक्स्ट क्लास की जो टाइमिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी की वगैरह का कुछ नहीं पता, IDM की रिस्पॉन्स की कब तक आएगी, बट आई डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सुमित, बताइए क्या डाउट है आपका? मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सुमित, बताइए क्या डाउट है आपका? सर मतलब इसमें तो नहीं है सर, मैं बोल रहा था कि जो CUET के टेस्ट है ना, तो उनको थोड़ा अपलोड कर देना जल्दी। हाँ अगर उसमें बिल्कुल, नेगेटिव, अभी अभी मेरे को एक बार वेक्टर कैलकुलस मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं। अभी 4 लेक्चर हुए, तो इसके क्या दूसरा लेक्चर आई थिंक आज 2 बजे के आसपास लगेगा आपका दूसरा लेक्चर। मैं उसकी क्योंकि टाइमिंग आप सर बता दूंगा आपको। एक दिन में 2 लेक्चर लगेंगे। जैसे ही हम एक एग्जाम, बार 10 लेक्चर कर लेते हैं, मतलब आज से 5 दिन बाद, यानी कि 15-16 फरवरी के आसपास आपके टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो दीपांशी मैम पढ़ा रही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अनुराग सर अभी LPP पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ये बताओ। ये सर कर दिया, 2 लेक्चर हो गए। है ना, 2 लेक्चर, तो कम से कम एक बार 10 लेक्चर के आसपास हो जाए हर किसी में, 10-15-15। तो मैं तो 16 या 15-16 फरवरी के आसपास टेस्ट हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपके बैच में, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो डोंट वरी, ये भी हम बहुत जल्दी करवाएंगे। बट अभी आज 2 बजे आपकी 2 बजे कोई क्लास है आप लोगों की भी, बताओ मुझे। सर अभी तो कॉम्प्लेक्स की है सर, 2:30 बजे, 2:30 पे। आप एक काम करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कॉम्प्लेक्स की क्लास का टाइमिंग। अगर मैं 2 बजे से 3 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ वेक्टर कैलकुलस की, ठीक है, CUET वाले बैच में, तो ये क्लास किसी और टीचर की क्लास के साथ क्लैश तो नहीं हो रही है आपके बैच में? प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए ये।
अच्छा 2 बजे कॉम्प्लेक्स क्लास रहती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय गाइस, यू टेक केयर, थैंक यू।